All right, guys, let's kickstart the first chapter of SBC. आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर SBC का पढ़ने के लिए मिले हैं एंड वी आर गेटिंग स्ट्रेट टू द मीट. वी आर गेटिंग स्ट्रेट टू द मीट. हमारी कोशिश ये है कि हम लोग आज फंडामेंटली हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर. जस्ट टू टेल यू, अगर हम लोग SBC में इसका वेटेज देखें तो SBC का पार्ट ए जो है, SBC पार्ट ए 40 मार्क्स का है. उस 40 मार्क के पोर्शन में 8 to 10 मार्क्स का जो वेटेज है, कंपल्सरी वेटेज है, जो अब तक के तीनों अटेम्प्ट्स में देखने को मिलेगा आपको. वो तीनों अटेम्प्ट्स में अगर आप वेटेज देखोगे तो वेटेज तकरीबन 8 से 10 मार्क का है. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर एंड लेट्स हैव ग्रेट टाइम. शुरू के 7 या 8 सेशंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के ऊपर अटैक करेंगे और हमारा कोशिश होगा कि हम ये 8 से 10 पूरे के पूरे अंदर कर लें. वैसे ही जो नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग शुरू करेंगे उसका भी वेटेज हमको एक दो चैप्टर जैसे जिसका वेटेज हम लोग को बहुत शॉर्ट मालूम है, तो हमारा कोशिश यही होगा कि हम वो वाले वेटेज को बहुत श्योर करना शुरू कर दें. ओके, so let's kickstart. As you can all see on the screen, we are getting into financial services organization and अगर हम FSOs की बात करें या financial services organizations की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग मामला है यार, क्योंकि हम लोग पेमेंट बैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग निधि कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बात करने वाले हैं. फंडामेंटली वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट NBFCs एज अ सेक्टर. तो हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs जिसको कहा जाता है उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन. वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होम लोन और उससे अलाइड लोन्स दे रही होती है. इसके अलावा देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, फैक्टोरिंग कंपनीज, निधि कंपनीज, पेमेंट बैंक्स, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो वन, दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग अरीना. सेकेंड, जो पार्ट ए है 40 मार्क्स का, उस 40 मार्क के पार्ट में मिनिमम 8 to 10 मार्क्स का जो पोर्शन है वो ये चैप्टर से आता ही है. इफ यू गो बैक टू द ऑल प्रीवियस 3 पेपर्स, जितने भी अटेम्प्ट आज तक हुए हैं, अगर आप तीनों के तीनों अटेम्प्ट उठा के देख लोगे, सो यू विल सर्टेनली नोटिस कि वहां से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले यार, अगेन सबसे पहले द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार ये चैप्टर का जो वेटेज है वो कितना है. तो अगर हम SBEC के पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए है 40 मार्क्स का, और उस 40 में से अगर आप लोग इसका वेटेज देखें तो एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है ना. तो कहीं ना कहीं टू अ ग्रेट एक्सटेंट हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट ए के 20 to 25% की. तो कहीं ना कहीं 20 to 25% वेटेज जो होता है पार्ट ए में वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में होता है. एंड दैट इज द रीजन दिस बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसमें क्या होगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड यार. हम लोग सबसे पहले तो बेसिक्स से शुरू करते हैं. मुझे मालूम है कि बहुत सारे मेजर जगहों पे ये चैप्टर काफ़ी बाद में पढ़ाया जाता है, और रीज़न बड़ा सिंपल होता है कि यूजुअली फर्स्ट लेक्चर्स में बहुत इजी पोर्शन ले लेते हैं. बट व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग वी आर गेटिंग स्ट्रेट, एज आई सेड, हम लोग सीधा मेन काम शुरू कर रहे हैं. हम लोग कंपनीज एक्ट से जो रिलेटेड मैटर है, थोड़ा सा कंपनीज एक्ट 2013 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वो कंपनीज एक्ट थोड़ा सा आगे चले जाता है बच्चों का. उसके बाद इसमें जो कंपनीज एक्ट का पोर्शन होता है पार्ट ए में, वो पढ़ने में मजा अलग आती है और फिर कनेक्शन भी बनता है. द गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इज, मैं ही कंपनीज एक्ट पढ़ाता हूँ, मैं ही SBC पढ़ाता हूँ, तो दोनों सब्जेक्ट्स की इंटरलिंकिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वरना बहुत मिसमैच हो रही होती है बहुत जगह पे. सो दैट्स द एडवांटेज दैट वी आर देयर इन बोथ द, आई एम देयर इन बोथ द सब्जेक्ट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो यार फंडामेंटल क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने तो नाम ही नहीं सुना है. मतलब प्राइमा फेसी जब भी ये चैप्टर शुरू हो रहा होता है तो सबसे पहले तो यूजुअल डिस्कशन इज सर NBFCs होती क्या. तो सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा कि आपने ये सारी कंपनीज के बारे में सुना है, इंडिया बुल्स,
for that matter IIFL, for that matter Tata Capital, L&T Finance. There are so many non-banking financial companies which are operating in India. Then you have DHFL. अगर आप नागपुर से हो तो आप लोगों ने जरूर बेरार फाइनेंस का नाम सुना होगा, क्योंकि बेरार फाइनेंस लिमिटेड एक कंपनी सेक्रेटरी की ही कंपनी है, और ICICI नागपुर चैप्टर जो है उसी बिल्डिंग में बेरार फाइनेंस का ऑफिस है. सो आई एम वेरी श्योर आपने उसका नाम सुना होगा. Then you have Bajaj, then you have HDFC Home Loans. HDFC fundamentally is a housing finance company. So yes, there are a lot of entities जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. टाटा कैपिटल है. वैसे तो सच बोलो तो टाटा सन्स जो हिंदुस्तान में टाटा की सभी एंटिटीज की होल्डिंग कंपनी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो टाटा सन्स लिमिटेड भी एक NBFC है जो कि क्लासिफाइड है एज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. या 2018 में NBFC का जो क्राइसिस हुआ इंडिया में, 2018 में पूरे NBFC के शेयर्स गिर गए थे. DHFL इफ यू रिमेंबर 400-500 रुपए का शेयर होता था, फेल डाउन टू लाइक 80, 60, 40. तो NBFCs का ILFS का एक जो स्कैम हुआ था 2018 में, 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का स्कैम था वो. तो उसकी वजह से पूरे NBFCs के ऊपर भी क्राइसिस हुई और पूरे NBFCs पर भी गाज गिर रही थी. तो हम लोग NBFCs के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं. ये चैप्टर को पढ़ना इसलिए भी ज्यादा रेलेवेंट होता है कि ये वाला सेम चैप्टर दोबारा आपको सेकंड मॉड्यूल में इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज में मिलेगा. वहां एक दो रेगुलेशन ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, बट येस मोर और लेस यू विल गेट द सेम पोर्शन अगेन इन द सेकंड मॉड्यूल. तो ये वाले पोर्शन पे अटैक करना इसीलिए भी ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि जो बच्चा दोनों मॉड्यूल सोचता है या सेकंड मॉड्यूल तो एनीवे देना ही है, कभी ना कभी तो आप अटेम्प्ट करोगे, तो उस वक्त आप लोग समझ सकते हो. So let's get started. First things first, सर सुनो ना सर, इधर उधर की बात तो होते रहेगी सर, करते रहेंगे हम लोग बातचीत, बट सर फंडामेंटली NBFCs होती क्या हैं? What are NBFCs? अगर आप NBFCs के बारे में बात करोगे तो सर NBFCs हैं क्या, क्या डिफरेंस है, हम उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्यों बोलते हैं, बैंक्स और NBFCs में कोई डिफरेंस है क्या, और अगर डिफरेंस है तो व्हाट इज दैट डिफरेंस, है ना? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस. प्लीज अंडरस्टैंड. Please understand. Let's go back to the notes. So this is the fourth chapter that you're going to check out, and fourth chapter in the notes. But yes, I have again repeatedly I'm saying that we have to nail this, and we have to make sure that next 7-8 sessions we have a very strong grip over those 8 marks, because उस 8 नंबर पे कब्जा हो जाना चाहिए हमारा एक हफ्ते के अंदर में. ठीक है, ये हमारा टारगेट होता है शुरू के 7 दिन में. और frankly speaking this is the way you should be going. and SBC में 2 दिन का छुट्टी आता है, तो ये सब्जेक्ट एग्रीगेट मेकर होना चाहिए. सब्जेक्ट में जितना नंबर ज्यादा स्कोर कर सकते हो स्कोर करो. सो NBFC सेक्टर एज अ होल, यार इंडिया में ना बैंक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, यही सेक्टर्स हैं जो ज्यादा रेगुलेटेड है या ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं, है ना? तो फंडामेंटली सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक बैंकिंग कंपनी में या एक बैंक में और NBFC में व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक और अ बैंकिंग कंपनी एंड NBFC. तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बैंकिंग कंपनी में और NBFC में डिफरेंस ही क्या है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्यू डिफरेंसेस. सो सबसे पहले तो यार कुछ जेनेरिक बातें हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए. जैसे कि नंबर 1, यार फंडामेंटली NBFC एज अ सेक्टर और बैंक्स, इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आप लोगों में से कितने लोगों ने सेविंग्स अकाउंट किसी NBFC में खोला है. आप बजाज फाइनेंस में सेविंग अकाउंट खुलवाते हो क्या? आपका करंट अकाउंट बजाज फाइनेंस में है क्या? तो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस आपको ये नोटिस में आएगा कि अगर हम लोग NBFCs की बात करें, if we talk about NBFCs, just a minute, let me just mark it for you. So अगर आप लोग NBFCs की बात करोगे, so number one thing, NBFC में आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जिसको हम कासा भी बोलते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में एक जो वर्ड यूज होता है वो कासा होता है. You cannot open that. So what happens is NBFCs are not part of the payment and settlement system. Please understand, आप एक बैंक में सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट खोल सकते हैं, आप एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू द चेक,
बट अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं तो एनबीएफसीज में हम लोग कासा नहीं खोल सकते, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। हम लोग एनबीएफसी का कोई हम लोग चेक लेके हमारा अगर वहां पैसा जमा है तो वहां का चेक हम किसी दूसरे के नाम पे नहीं ट्रांसफर कर सकते, हम लोग चेक के थ्रू पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते। दिस इज नंबर वन डिफरेंस दैट आई मस्ट टेल यू। फर्दर यार देख, अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो हमें जब भी पैसा डिपॉजिट करना होता है हम कभी भी बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर लेते हैं, और जब हमारा मन करता है हम तब जाके निकाल भी लेते हैं। मैं फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहा हूं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है हम कभी भी हम जाके पैसा जमा कर लें और जब हमारा मन करे हम विड्रॉ कर लें। नाउ विद द बैंक्स दैट्स naturally an option which is available, but if we talk about NBFCs are not allowed to accept the demand deposits. Demand deposit का मतलब होता है कि जब एक डिपॉजिटर का मन करे वो वापस पैसा निकाल दे, तो किसी भी एनबीएफसी में ये अलाउड नहीं है कि आप डिमांड डिपॉजिट्स हम कभी भी जाके वहां डिपॉजिट जमा कर लें और कभी भी निकाल लें। दैट इज नॉट परमिसेबल। तो डिमांड डिपॉजिट्स एनबीएफसीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती, whereas with a bank it's a very normal thing. तो banks of course can do it. Banks can accept the demand deposits. Banks are integral part of the payment and settlement system. अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं, ये दोनों ही केसेस में एनबीएफसीज ना कासा हम लोग खोल सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ना करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलेगा, ना डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। Further, though it's a little mature thought at this point of time, but guys please trust me, CS एग्जीक्यूटिव में आप ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के मेजर इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट लॉस पढ़ने वाले हो। सो आई एम होपिंग दैट यू आर अ मेच्योर ऑडियंस, एंड कोशिश मेरी होगी कि मैं आपको पूरी चीज़ बताते जाऊं, चाहे आपको समझने में थोड़ा समय लग जाए, दैट्स ऑल राइट, बट ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये समझें। अगर हम लोग एफडीआई के बारे में जानते हैं या आपने सुना होगा, विदेशी निजी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो अगर मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो भारत सरकार विदेशी पूंजी को बैंकिंग सिस्टम में इजाजत देती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में किया जा सकता है। इसका मतलब विदेश के पैसे से किसी बैंक के इक्विटी शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, बट मैक्सिमम लिमिट, उसमें जो मैक्सिमम कैप है वो 74% का है। मतलब मैक्सिमम विदेश का पैसा कितना लग सकता है किसी बैंक में? 74%। Whereas if you talk about NBFCs में विदेशी निजी निवेश 100% तक अलाउड है। यहां भी अलाउड है बट यहां सिर्फ 74%। बैंक्स में भी अलाउड है बट सिर्फ 74%। फर्दर, आई एम वेरी श्योर आपने 11th में 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ नहीं पढ़ा होगा तो आपने कैश रिजर्व रेशियोज, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में ज़रूर सुना होगा। नहीं सुना है तो थोड़ा सा तो मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज आरबीआई डिड अ कमेंडेबल जॉब फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। हिंदुस्तान की जो बैंक्स हैं उनको दो रेशियोज का ध्यान रखना होता है, वन इज CRR, वन इज SLR। SLR मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। बैंक में जितने डिपॉजिट्स आते हैं, पब्लिक जितना पैसा जमा करती है, उसका कुछ हिस्सा हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, विच इज करंटली आई थिंक 3-4%। वेराज टोटल डिपॉजिट्स में से हम लोगों को तकरीबन 19% के आसपास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। मतलब हम उस पैसे को फर्दर लेंड नहीं कर सकते। तो इन अ वे बैंक्स आर लिटिल मोर, थोड़ा हम लोग बैंक्स के डिपॉजिट होल्डर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने बहुत सारे नियम रखे हुए हैं। और इनफैक्ट दीज रूल्स हैव बीन रियली ड्राफ्टेड वेल, एंड आरबीआई डिड अ कमेंडेबल जॉब। 2008 में जब सभी पूरे दुनिया की बैंक्स को पूरे दुनिया में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तब भी हिंदुस्तान सस्टेन कर गया था, बिकॉज हमारा CRR और SLR जो है हमने इतना अच्छा रखा हुआ है
कि हमारा बैंकिंग सिस्टम प्रोटेक्टेड है। बट तो फॉर द डिफरेंस लेट मी जस्ट टेल यू दैट इफ यू आर अ बैंक यू आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टन मनी। आपने अगर मान लो निवेश, आपके टोटल डिपॉजिट्स में आपके पास 100 रुपये आए, तो उस 100 रुपये में से 19 रुपीज़ या 19 रुपये आपको लिक्विड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसको तुरंत कैश में तब्दील किया जा सके, और तकरीबन 3-4% CRR मेंटेन आपको करना पड़ता है। मतलब उतना पैसा तो आप RBI की सिक्योरिटीज़ या RBI के पास ही रखते हैं इन अ वे, है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट NBFCs के ऊपर ये भी नियम नहीं है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट उन्हें एक्सेप्ट करना अलाउड ही नहीं है। तो बैंकिंग कंपनी पे जो संकट आ सकता है अकस्मात, वो NBFC में वैसे ही नहीं आएगा। सो दिस जस्ट अ लिटिल मोर स्टफ दैट आई वांटेड टू शेयर। Further, of late, you have seen the banks have, collapsed. Specifically, this PMC, Punjab and Maharashtra Bank, जो PMC बैंक का आपको पता होगा, some people committed suicide. बैंक डूब गई, बैंक में प्रॉब्लम्स थे, लोगों ने अपने पूरे जीवन की हार्ड अर्न सेविंग्स, हार्ड अर्न मनी बैंक्स में रखा हुआ था सेव करके, एंड इवेंचुअली वाइप्ड अवे। तो शुरू से ही एक नियम है कि बैंक्स में जो लोग डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा, तो बैंक्स को हर डिपॉजिटर के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए के डिपॉजिट का इंश्योरेंस लेना पड़ता है। मतलब बैंक डूब भी गई तो भी ऐसे केस में भी जो लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया होगा पैसा, कम से कम 1 लाख रुपए तो प्रिजर्व्ड रहेगा। अब तो वो लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। निर्मला सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अभी ये घोषणा की थी, नियम चेंज हुए थे बिकॉज ऑफ द क्राइसिस दैट्स हैपनिंग इन द कंट्री। तो जो मिनिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो भी करवाना पड़ता है बैंक्स को। अगेन फॉर द NBFCs नो सच थिंग इज रिक्वायर्ड। सो CRR SLR ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, बैंक्स को वो भी करना पड़ता है। फर्दर अगर हम लोग डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात करें, वो भी NBFCs को करना पड़ता है। इन अ वे यार, पता है, मैं बहुत ज़्यादा ना क्लास या टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन ये है कि बच्चा समझे। सही बताऊं क्या, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग रखना। इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज ऑल राइट, इफ यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स वेल, हाफ द थिंग्स you'll just sail through. तो कॉन्सेप्ट को तोड़ो मत, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो। NBFC is a company that provides banking service to the people without holding the bank license. अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो वो लोग बैंकिंग सर्विस दे रहे होते हैं, बट अगर मैं NBFCs की बात करूं तो हम लोग सिर्फ फाइनेंस की फैसिलिटी दे रहे होते हैं। Pardon me for using the language like that, but that's what it's written in the module also. So यहां पे हम फाइनेंस की फैसिलिटी दे रहे होते हैं। बैंक्स जो हैं वो लोग बैंकिंग लाइसेंस लेके एज अ बैंक ऑपरेट करते हैं। NBFCs फाइनेंस वगैरह का काम करती हैं, लेंडिंग वगैरह का काम करती हैं, बट बैंकिंग सर्विस, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये करना उन्हें अलाउड नहीं होता। तो सिर्फ जो कोर बैंकिंग है वो NBFCs ऑफर नहीं करती। इनफैक्ट ये वर्ड मैंने क्लास में भी बोला था कि ये वर्ड थोड़ा सा समझने वाला है। बैंकिंग सर्विस को अगर हम लोग देखें तो NBFCs कासा नहीं दे सकती, वो सिर्फ लेंडिंग का काम करती है, फाइनेंस का काम करती है। अगेन बहुत जेनेरिक बात कर रहा हूं मैं। किसी बैंक में आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, NBFC में खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं। किसी, अगर मैं बैंक की बात करूं, बैंक में आप पैसा जमा किए हो, वो पैसा आप चेक फाड़ के किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, कर सकते हो। NBFC में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो NBFC फाइनेंस तो करेगी, लेंडिंग तो करेगी, लेकिन वहां कासा खोलना अलाउड नहीं है। बैंकिंग सॉल्यूशंस आपको वहां नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ जेनेरिक डिफरेंस दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। और आई रिपीट, फंडामेंटली आई एम विलिंग टू मेक श्योर कि अभी आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश चल रही है ना। फर्दर लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स। अगर हम लोग बात करें तो 3 डिफरेंसेस जो है मैं चाहूंगा कि अभी आपको पता चल जाए, फिर हम लोग मेन कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं। नंबर 1, NBFCs lend and make investments and hence their activities are akin to the banks. They are like that of the banks, but there are differences. Number 1, demand deposits accept करना allowed नहीं है। Second, NBFCs do not
form part of the payment and settlement system and therefore चेक इशू नहीं कर सकते. थर्ड, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो एनबीएफसीज के लिए लागू नहीं होती. डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है वो बैंक्स को ही लेना होता है, एनबीएफसीज को नहीं लेना होता. मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे आपसे अभी एक अपेक्षा ये है कि आप मेरी इतनी बात, बेसिक बात समझें ताकि हम लोग आगे जाए तो बात करने में मज़ा आए, है ना. तो अगर मैं एनबीएफसी की बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट एनबीएफसी एंड देन लेट्स टॉक अबाउट बैंक्स. आई रिपीट, I am not trying to give you a definition of anything. I'm just trying to make sure that you understand few things. ये समझ जाओगे तो मज़ा आना खुद शुरू हो जाएगा. तो मज़ा भी आना चाहिए. ऐसा ना हो कि हम सिर्फ भाग रहे हैं, रट रहे हैं. तो डोंट डू दैट यार. लॉन्ग रन में फ्रूटफुल नहीं होता, ट्रस्ट मी. ओके, सो नंबर 1, क्या बैंक्स में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं? क्या एनबीएफसी में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं? ना, नॉट परमिसिबल. क्या बैंक्स डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? क्या डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड है? यस. क्या एनबीएफसी को डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड है? यस, नो गाइस, कम ऑन. सो नेचुरली डिमांड डिपॉजिट्स नॉट परमिसिबल. Thirdly, are they form of the payment and settlement system? Banks are part of payment and settlement system. Are the NBFCs part of that? No, not the part of that system. Just to make sure that you write down with me, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ. जस्ट फोकस. क्या इन्हें CRR SLR मेंटेन, कभी ना इसके बारे में बात करेंगे हम. आई नो अभी आप मुझे जज कर रहे हो CRR SLR के लिए. जब मौका आएगा ना तब इसके बारे में बात करेंगे और फिर मजे आएंगे बहुत आपको इसमें. In second module in economic business commercial laws, we have this chapter RBI Act, and under that we will be talking about that. In fact, when I'm recording, RBI की पॉलिसी हर 2 मंथ बाई मंथली पॉलिसी आती है, उसमें ये सबका किस्सा चल रहा होता है. Anyway, NBFCs no need. CRR का, SLR का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना. सर एक्सिस बैंक क्या है? As the name itself says, you know, Axis Bank Limited, it's a scheduled commercial bank in India. Sir, SBI again a bank. Sir, Bajaj Finance not a bank, financial institution है, NBFC है. Sir, Tata Capital NBFC है. टाटा सन्स लिमिटेड, क्या टाटा सन्स लिमिटेड खुद का कोई बिजनेस करती है? नहीं. क्या करती है फिर? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अलग 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 टाटा कंपनीज की इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अलग अलग सिक्योरिटीज होल्ड करती है. इट्स ऑल्सो एन एनबीएफसी. सर लार्सन एंड टूब्रो LNT तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, लेकिन उसकी सब्सिडियरी लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस, LNT फाइनेंस, उसका क्या? LNT फाइनेंस जो है वो मशीनरी फाइनेंस करती है. मशीनरीज, अलग अलग जो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसे फाइनेंस करने के लिए बनाई गई है. इट्स एन एनबीएफसी, नॉट अ बैंक. सर श्रीराम ट्रांसपोर्ट एनबीएफसी है, गाड़ी के फाइनेंस के बिजनेस में है. अगर आप में से देखो यार, अभी तुम्हारा 12th हुआ है, 10th होता है, आजकल क्या होता है 10, 11, 12 के बाद बच्चे गाड़ी खरीदते हैं. आपने गाड़ी खरीदी होगी ना, अगर शायद आपने बजाज की गाड़ी खरीदी होगी तो फाइनेंस भी करवाया होगा. तो जो फाइनेंस करने वाली एंटिटी है वो एनबीएफसी ही है. अगर आपने रिसेंटली अभी कोई फ़ोन लिया होगा या कोई कैमरा, फ़ोन, एनीथिंग लाइक दैट, तो बजाज फाइनेंस से शायद आपने फाइनेंस करवाया होगा. सो दैट इज ऑल्सो एनबीएफसी. ओके, सो दिस इज अ जेनेरिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंटिटीज. तो यार सबसे पहले तो ये मेरा काम था कि मैं आपको ये समझाऊं. थोड़ी सी कमेंट्री मैं आपको दे देता हूँ कि क्यों एनबीएफसीज की ज़रूरत पड़ती है. क्या है क्लास, 130 करोड़ का देश है. आपको मालूम है 130 करोड़ के देश में फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ देना, इतना केटर करना कितना डिफ़िकल्ट काम है. तो फंडामेंटली क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक्स जब फाइनेंस करती हैं तो बैंक्स को डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. बैंक्स बहुत ज़्यादा रिस्की लोन्स नहीं बांटती.
वेरएस अगर आप एनबीएफसीज की बात करोगे तो एनबीएफसीज अक्सर कम डॉक्यूमेंटेशन में, थोड़े रिस्की जगह पे भी, थोड़ा जहाँ पे जो भी क्रेडिटर है, उस जो भी लोन ले रहा है, जो भी डेटर है, उसकी प्रोफाइल अगर थोड़ी कमज़ोर भी होगी तो भी एनबीएफसी लेंड कर लेती है। थोड़ा डॉक्यूमेंट्स कम भी रहा तो भी एनबीएफसी लेंड कर लेती हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, बैंकिंग कंपनीज के लिए जो नियम है वो बहुत सख्त बनाए गए हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स होना इसका मतलब सरकार का भत्ता बैठ जाएगा। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया तो सारे सेक्टर्स में फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी, सारे सेक्टर्स में पैसा ही नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा तो एक्टिविटी होगी नहीं। बोलते हैं ना आप कि इट्स द लाइफ ब्लड, बैंकिंग सिस्टम जो है, someday we will talk about this, how this entire banking system just started। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स के प्रीमाइस पे बना हुआ है, बहुत लेजेंडरी तरीके से बनाया हुआ सिस्टम है। एनीवे, मेरे को आपको एक चीज समझानी है, बैंक एनबीएफसी अलग है। अगर मैं बैंक्स की बात करूं, कासा खोल सकते हैं, यस। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, यस। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा है, यस। डिपॉजिट का इंश्योरेंस कराना पड़ता है, यस। एनबीएफसी की बात करूं, कासा खोल सकते हैं, नो। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा, नो। डिपॉजिट इंश्योरेंस कराना कंपल्सरी, नो। क्या एनबीएफसी एक बैंक है? नो। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोर्शन, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हम लोग अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना शुरू करते हैं। अगर आपने लिखा नहीं है आप इसको पॉज कीजिए, जो जो यहाँ पे लिखा है आप उसको लिख दीजिए, आराम से करिए, प्लीज़ जल्दबाजी मत करिए। आपको एक बात बताऊं, अगर आप ईमानदारी से 3, 3.5, 4 महीना क्लासेस करोगे, अच्छे से क्लास में साथ में ईमानदारी से पढ़ना, ऑनेस्ट रहना अपने साथ, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है काम में। ऑनेस्टली अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना ऑनेस्टली पढ़ते हैं 2-3 महीना, 4 महीना, और उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए आपको एग्जाम के 2 महीने पहले टाइम मिलेगा ही मिलेगा। उतने टाइम में आप अच्छा सीएस के लिए 6-7 घंटा, 8 घंटा डे में पढ़ रहे हैं। बच्चे तो 12 घंटा भी पढ़ते हैं, विच इज़ नॉट क्वाइट बिग। आप अभी सी सेट से निकले हैं तो शायद आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट इट्स वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है और मज़े से करते हैं। ऐसा नहीं है सुबह 5 बजे से उठ के आप 9 बजे उठते हो तो 9 बजे से पढ़ना शुरू कर सकते हो। बट बेसिक स्ट्रांग रखो, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टाइम लग रहा है लगने दो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो इफ यू नॉट रिटन दिस, आप इसको लिख दीजिए, पॉज कर लीजिए और लिख दीजिए। फर्दर अगर आप चाहोगे तो आपको अगर ये भी लिखने का मन कर रहा है तो आप लिखिए। अक्सर मैं क्लास में होता तो बच्चे ये जरूरी है, हर बैच में आता है, सर डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसे डिपॉजिट्स जो कभी भी विड्रॉ किए जा सकते हैं डिपॉजिटर द्वारा। सो ये भी लिखना चाह रहे हो, पॉज कर लो और आराम से लिखो, नो प्रॉब्लम। चलो, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द कोर एनबीएफसी पोर्शन। तो हम लोग अब एनबीएफसी का कोर पोर्शन शुरू करेंगे। ओके, प्लीज डोंट वरी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन, बहुत मजेदार पोर्शन है, मजे से करते हैं इसको ना। नंबर 1, सबसे पहली बात, इंडिया में अगर किसी को भी एनबीएफसी ऑपरेट करनी है, इंडिया में अगर किसी को भी एनबीएफसी खोलना है, सबसे बेसिक बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं मैं, तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एनबीएफसी को रजिस्टर करना पड़ेगा। जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको लाइसेंस नहीं देती आप ये बिजनेसेस इंडिया में नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दैट बता रहा था, प्लीज लिखो मत, चलेगा। नोट्स में ऑलरेडी सारा क्रिस्प किया हुआ है मामला, अलग से भी हैंड रिटन नोट्स भी बनाना है बनाइए, लेकिन अभी शुरू नहीं करी, अब इसको नहीं लिखने का जरूरत है। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंटली हम लोग एनबीएफसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आ जाओ। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप, जो मुझे लगता है कि सबसे क्रूशल है। सबसे पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टाटा सन्स एंड आईएलएफएस। ये दोनों जो कंपनीज है ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कहलाई जाती हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टाइप ऑफ एनबीएफसीज। एक एक टाइप पे क्वेश्चंस आते हैं 4-5 मार्क के,
तो आराम से करते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। हम लोग फंडामेंटली क्या बात कर रहे हैं? हम लोग ऐसी एनबीएफसीज की बात कर रहे हैं जो क्या हैं? सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। Let me just write it down for you. For many of you ये पहली बार है, तो पहली बार है जी, तो फिर क्लिक लेते हैं एक बार। सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो हम लोग एक ऐसे टाइप के एनबीएफसीज की बात कर रहे हैं, एनबीएफसी की बात कर रहे हैं जो कि सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाती है। यार बिफोर आई बिगिन ना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आ जाओ 2 मिनट मेरे साथ। लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। यार क्या होता है ना, कई बार हम लोग चीज़ें रिलेट नहीं कर पाते, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी रिलेट। हम लोग आज फर्स्ट टाइप में जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग इस पोर्शन को बहुत अच्छे से पकड़ लें, जितनी भी कंडीशन इससे जुड़ी हुई होगी उसको बहुत अच्छे से पकड़ लें। Now let me just take you to the website of one of the companies, which is SICIC, which is Systemically Important Core Investment Company. Now this is the website of Tata Sons Private Limited. अगर आप Companies Act 2013 का भी लेक्चर देखते होगे तो I did mention about the private limited companies. जब मैंने उसमें आपको बात किया होगा private limited company के बारे में, तब मैंने ज़रूर इसका जिक्र किया होगा। So this is Tata Sons Private Limited, जो हिंदुस्तान में सभी टाटा कंपनीज की होल्डिंग कंपनी है, या सभी हिंदुस्तान की टाटा कंपनीज के स्टॉक्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज को होल्ड करने वाली कंपनी है। सो लेट्स जस्ट चेक आउट व्हाट इज द वेबसाइट अबाउट। सो टाटा सन्स इज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी and promoter of Tata companies. Let's just check this out. 66% of the equity share capital of Tata Sons is held by philanthropic trust, which is not new for anyone. But yes, to a great extent, let me just tell you that in India, all these companies, just focus. So all these company, maybe Tata Indian Hotels company, जो हिंदुस्तान में ताज होटल्स चलते हैं, that is the name of the company is Indian Hotels Company Limited. Then you have Tata Chemicals, then you have Tata Communication Limited, then you have TCS Limited, then you have Tata Elxsi, then you have Tata Global Beverages. They have not amended the name here. Now the name is Tata Consumers. Then you have Tata Investment Corporation. Here Kunal, one of my past batch student Kunal Kadam is working here. Then you have Tata Motors, Anandita Goswami. Long back, 2-3 years, 4 years back, I had a student. She interned from Tata Moters. Then we have Tata Steel, then we have Titan, then we have Trent. Trent, आप वेस्ट साइड से बिलिंग कराते होगे तो आपको ट्रेंट दिखता होगा. Then you have Voltas, which is fundamentally a conditioning वाली कंपनी. So all these companies, इनकी सबकी होल्डिंग कंपनी कौन है? Tata Sons. In fact, in Indian Hotels also, when we were interning, हमारी ROC की जब ट्रेनिंग चल रही थी तो हमारी एक फ्रेंड होती थी जो टाटा इंडियन होटल्स में बेसिकली इसकी इंटर्नशिप थी. तो इवेंचुअली शी टुक अस देयर एंड AGM वगैरह था, तो वी वेंट देयर एंड व्हाट नॉट. वी गॉट वेरी लकी. इट वाज 2012 August, Ratan Tata's last AGM. I was fortunate to have attended that, and eventually so many good things. So earlier I think she was working there. Now I'm not sure. She was interning there. Anyway, it's a great company to work in. Someday, I can actually talk about 1 hour, 1 hour at a stretch for Indian hotels के बारे में तो मैं 1-1.5 घंटा ऐसी बात कर सकता हूँ some other day. But yes, why I'm showing you this is lot of people don't understand कि सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कोई है क्या. बस वो पढ़ लेते हैं कंडीशंस, पता ही नहीं होता कि कौन सी कंपनी है. अब इंडिया की सबसे बड़ी दिग्गज एंटिटी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो पूरे हिंदुस्तान की टाटा एंटरप्राइजेस की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होल्ड करके बैठी हुई है, वो एक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है. Again, let me just show you this again. Please just read this sentence, okay? Yeah, this one. So Tata Sons is principal investment holding company and promoter of Tata companies.
Each Tata company or enterprise operates independently under the guidance and supervision of its own board of directors. तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो अलग अलग टाटा कंपनीज में शेयर होल्ड करती है, इक्विटी होल्ड करती है, अलग अलग सिक्योरिटीज होल्ड करती है, बट वो कंपनीज के बिजनेसेस वो कंपनीज इंडिपेंडेंटली करती हैं. That's what we're talking about. We're talking about systemically important core investment companies. Systemically important core investment companies, ये टाइप की जो NBFCs हैं, फंडामेंटली इनका बिजनेस होता है अलग अलग कंपनीज में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करना, अलग अलग कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद कर होल्ड करना, एंड कुछ कंडीशंस के साथ. ओके, वन मोर कंपनी विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट when I talk about systemically important CIC or co-investment companies is this company. This is ILFS. Not so famous, rather I would say it's infamous for the acts. 2018 a scam broke out, stock market का तो खून बह गया था जब 1.25 लाख करोड़ रुपए का कांड हुआ था. 2018 की बात है, 2018 सितंबर, क्राइसिस सिचुएशन था. 2018 सितंबर में पूरी हिंदुस्तान की NBFCs पर, क्योंकि ILFS फंडामेंटली डूब गई थी, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का भी पैसा ILFS में लगा हुआ था. और होता क्या है ना, अब जैसे मान लो अगर आपका कोई एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो आपको दूसरे पे भी शक होता है, आपको हर रिलेशनशिप में शक होता है, तो मार्केट भी वैसे ही ऑपरेट करता है. एक NBFC डूबी तो सब लोगों को लगा कि दूसरी NBFCs के ऊपर भी क्राइसिस होगा, पूरा का पूरा सेक्टर खून बह गया NBFC शेयरों का. बजाज ट्विंस की बात कर सकते हो आप. तो इवेंचुअली बाकी सब NBFCs पे भी गाज गिर रही थी. बट फंडामेंटली अगर मैं ILFS की बात करूं, ILFS इज इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी. हिंदुस्तान में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाने वाली कंपनी थी और बहुत मैसिव लेवल की गड़बड़ी हुई थी, इसीलिए इसका नाम इतना ज्यादा आ गया था सामने. ILFS भी एक प्रकार की सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि फंडामेंटली पूरे इंडिया में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती है. ओके, समडे वी विल टॉक अबाउट दिस एंटिटी अगेन इन डीप, समय आएगा इसका भी. तो ये भी जो है, इसके अबाउट अस में तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अभी तो इंसॉल्वेंसी वगैरह चल रहा है यहाँ पे. किसी तरह से कंपनी में रिकवरी चालू है, किसी तरह से गाड़ी ठीक हो जाए. मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो भारत सरकार ने उदय कोटक जी को ही चेयरमैन बना के रखा है कंपनी का, ताकि चीज़ें थोड़ी ठीक हो सके. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सी उदय कोटक हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज उदय कोटक इज लेजेंडरी. वी हैव likes of Vineet Nair who have been appointed as a vice chairman of ILFS now. So please understand, ये दो टाइप की कंपनीज भी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं. नाउ लेट मी शो यू द स्लाइड. कम बैक, आ जाओ 2 मिनट स्लाइड्स में आओ. तो सबसे पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली 4 या 5 मार्क का होता है. सो इसके ऊपर उतना ही ज़्यादा फोकस हम लोग को बनाना चाहिए. सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग कंपनियों में इक्विटी निवेश करती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करती है, अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज परचेज करती है, बट विद सर्टेन कंडीशंस. कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है. अगर वो कुछ कंडीशंस फॉलो हो गई तो वो कंपनी क्लासिफाई हो जाती है एज सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. इफ यू वेरी क्लियरली सी, systemically important core investment company is NBFC carrying the business of what? Acquisition of shares and securities which satisfies the following conditions. अगर ये कुछ conditions follow कर इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का, शेयर्स में और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का काम कोई एंटिटी करती है तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. Further, now naturally we will check out the regulations, we will check out what are the conditions related to it. But first of all, I must tell you this, please bear in mind we are talking about companies like Tata Sons Private Limited, we are talking about companies like ILFS. You should give a reasonable importance to the stuff like this, right? अब हिंदुस्तान में सारी की सारी टाटा एंटिटीज को ओन करने वाली एंटिटी जिस पर्टिकुलर तरीके से क्लासिफाइड है उसके बारे में हमको मालूम नहीं होगा. क्या मतलब फिर इतना पढ़ के,
है ना, 50-60 हज़ार ही कमाना है तो आप कुछ दूसरा भी पढ़ाई करके आप सीधे जॉब शुरू कर लो, हो जाएगा। जब आप जिस सेक्टर में आप आए हो, जिस प्रकार का सीरियसनेस चाहिए होता है यहाँ पे, it's a different level game. People, the industry is banking on the company secretaries. The industry wants the company secretaries to uphold the governance standards. So with a lot of maturity, with a lot of thought, you have to check these concepts, right? है ना? Of course, I'm not saying कि मजे नहीं करना है, बकर नहीं करनी, वो तो भाई बिल्कुल करो, but one, the concepts, the stuff that you're checking out, it demands a lot of your attention. There is a significant degree of seriousness which has to be there when you're studying the concept like this. Because अगर हम वीक हो गए, हम कमजोर हो गए, तो हिंदुस्तान की कंपनीज का गवर्नेंस वीक होगा। आप समझिए इस बात को, है ना? तो जस्ट बेयर इन माइंड, यू नो, वी आर डिस्कसिंग समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाओ। सो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बारे में, इनकी कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। आ जाइए, मैं फिर बोलता हूं, आराम से करेंगे, बट जितना पढ़ेंगे तोड़ के पढ़ेंगे। अगर आप क्लास में होते ना, मैं तो शायद इस कॉन्सेप्ट के अलावा दूसरे कॉन्सेप्ट को टच भी नहीं करता। रीजन बहुत सिंपल है, मैं ये चाहता हूं कि ये पक्का रहे कॉन्सेप्ट। ठीक है, 4 या 5 मार्क का आएगा, अगले 7 दिन तक यही चैप्टर में हम लोग को शिफ्ट रहना है, यही पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग रहने वाले हैं। श्योरली शॉर्ट 8 से 10 नंबर कवर करना है हम लोग को, है ना? मुझे कोई कमजोरी नहीं चाहिए यहाँ पे। 40 में से 8 नंबर यहाँ पक्के बनते हैं, तो इसको पक्का पक्का बनाओ। उसके बाद LLP शायद शुरू करेंगे, तो वहां 4 से 6 नंबर 8 नंबर बनता है, उसको पक्का करो, है ना? जब जो चैप्टर शुरू होगा वो चैप्टर के नंबर कंफर्म करते जाने हम लोग को। ठीक है, शुरू के जो भी 4 हफ्ते हैं, कोशिश होना चाहिए अपना कम से कम 28 से 30 नंबर वहां हम पोर्शन कवर कर लें। अरे बचे हुए 40, बचे हुए 60 के ऊपर और फोकस डालेंगे, लेकिन भैया कुछ नंबर है वो कंफर्म करना पड़ता है। ये तो हलवा है, ये भी पूरा नहीं खाएंगे तो फिर क्या मतलब, है ना? सो लेट्स टॉक अबाउट systemically important core investment companies. So number 1, though this is an NBFC carrying on the business of acquisition of shares and securities which satisfies the following condition. मतलब fundamentally सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एक ऐसी एनबीएफसी है जो कि अलग अलग कंपनी की इक्विटी शेयर्स खरीद रही है, अलग अलग कंपनी की सिक्योरिटीज खरीद रही है, बट and satisfying, it is satisfying the following conditions. There are certain conditions which have been mentioned. All those conditions must be satisfied. So if these conditions are satisfied, only then we will hold that yes, it's an NBFC. All right, class, all right. So these are certain conditions which must be complied with. Only then we will deem that yes, it's a SICIC. Systemically important core invest. सी नाम में ना सिस्टमिकली है, सिस्टमिक रिस्क कम हो जाता है, इसको हमने सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बोल दिया है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि ये कंपनीज में गड़बड़ी ना हो। यहां गड़बड़ी हो जाएगी ना, बहुत जगह पे इंपैक्ट आएगा। क्या क्या बता दूं यार, अब मतलब मेरे दिमाग में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट चालू हो गया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट में सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं आती, इसीलिए तो IL&FS बचा हुआ है, नहीं तो बैंक्रप्सी में चले आता मामला। जान दो, आप ज्यादा मत सोचो। अभी ये 5 अगला 6 पॉइंट पे फोकस करना है हम लोग को, बात खत्म। ये 6 पॉइंट पक्का होना चाहिए। हमारा अगला आधा घंटा, हमारा ये आधे घंटे या पौन घंटे का एजेंडा यही रहेगा, बात खत्म। दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, मान लो। ओके, सो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, सिक्योरिटीज में निवेश करती है, बट फॉलोज सर्टेन कंडीशंस। ये जितनी भी कंडीशंस है क्यूमुलेटिव हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस अगर फॉलो हो गई, कंपनी CIC, कंपनी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मानी जाएगी। ओके, आ जाओ। सो नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, इट होल्ड्स नॉट लेस देन 90% ऑफ द टोटल असेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट और लोन इन द ग्रुप कंपनीज। अगर हम लोग नोट्स में आए, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में हम लोग कुछ नोट्स बनाएंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये नोट्स हम हमारे लिए बना रहे हैं, ये नोट्स थोड़े देसी हो सकते हैं। हमारा इंटेंशन ये है कि हम कॉन्सेप्ट समझें, पहले कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट आ गया फिर हम लोग लिखना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना, उसकी बात करेंगे। सो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी
is an NBFC, which I would like to be specific here. This is carrying business of acquisition of shares, which is carrying on acquisition of shares and securities and fulfills following conditions. Number 1. I'm sorry, yeah. Condition number 1. Condition number 1 is ये कंपनी अलग अलग कंपनीज के शेयर्स सिक्योरिटीज तो होल्ड करती है, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि टोटल मिला के जितना भी निवेश इन्होंने किया हुआ है, टोटल मिला के जितना भी पैसा इन्होंने अलग अलग कंपनीज की सिक्योरिटीज में लगाया हुआ है, टोटल असेट्स का मिनिमम 90% तो ग्रुप कंपनी में ही लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं बहुत उसको कट शॉर्ट करके बहुत क्रिस्प सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल असेट्स या टोटल इन्वेस्टमेंट्स जितने भी होंगे उसका मिनिमम 90% कहां इन्वेस्टेड है? ग्रुप कंपनी के सिक्योरिटीज में। टोटल जितना भी ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी टोटल जितना भी निवेश किया होगा, टोटल असेट्स अगर मेरे टोटल मिला के मैंने 100 करोड़ रुपए के अलग अलग निवेश किया हुआ, मैंने 100 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, मैंने 100 करोड़ रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, कंडीशन बोलती है कम से कम टोटल 100 करोड़ में से 90 करोड़ रुपए कहां लगा हुआ होना चाहिए? ग्रुप कंपनी के एसेट्स में, ग्रुप कंपनी के सिक्योरिटीज में। दैट्स द नंबर 1 कंडीशन। अगर आप नोटिस करोगे तो यहां बोला है कि 90% ग्रुप कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, राइट? शेयर्स नहीं बोला, इक्विटी शेयर्स नहीं बोला, कोई भी सिक्योरिटी चलेगी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, कुछ भी हो सकता है ना? इफ यू चेक आउट द सेकंड कंडीशन, let me take you to the notes, just read the second condition. आ जाओ class, आ जाओ, come on, low formalities, come on, read the second condition. Do you want me to mark it for you? Check this second condition, mark it nicely for you. Yeah, so its investments in equity shares in group companies constitutes not less than 60% of its total assets. I repeat, it's investment in the equity shares. The profession we are in, it demands that we get into the fine prints. मेरी और आपकी रीडिंग, मेरा एक दोस्त है यार, वो बड़ा अजीब लैंग्वेज यूज करता है, बोलता है चील की आंख होनी चाहिए। वेरी प्रिसाइज व्हेन यू रीड थिंग्स। Often still my mentors, I am lucky to have found a mentor in Sharad Abhyankar sir. Abhi I am pursuing one course wherein he is teaching, and my goodness, he is too good, man. Matlab, there's a group, official group which has been made for the participants. Like most of the times, every time he ends his sessions, I feel like, you know, I should write, you know, long. I have in fact written long messages, you know, saying, you know, sir was so good. फिर मैं या तो उसको डिलीट कर देता हूँ या तो मैं उसको काट देता हूँ, बिकॉज वो बाकी सबको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या अजीब सा ही कर रहा है। इट इज सो गुड मैन, मतलब आई एम सो लकी दैट,
मतलब मुझे तो मेरा CS हो गया कितना साल हो गया, फिर भी मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो उनका जो पर्सपेक्टिव है लेजेंडरी यार. फ्यू डेज बैक ही सेड कि इन लॉ, if anyone is asking for an advice, there's no harm in going back to basics, reading the basics. आप 2 बार पढ़ के फिर आंसर दो, बिकॉज आपकी रेपुटेशन का सवाल होता है. तो प्लीज देखिए क्या लिखा हुआ है. इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, यहां सिर्फ सिक्योरिटीज बोला क्या? नहीं, उन्होंने बोला कि the investment in equity shares in group companies constitutes not less than 60% of its total assets. इसका मतलब टोटल असेट्स का मिनिमम कितना परसेंट? 60%. कहां लगा हुआ होना चाहिए? कम ऑन, ग्रुप कंपनी के इक्विटी शेयर्स में. ओके मतलब अगर टोटल 100 करोड़ के एसेट्स हैं तो मिनिमम 90% मेरा मेरी ही ग्रुप कंपनी के शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, डिबेंचर्स में, अलग 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 सिक्योरिटीज में मेरा मिनिमम कितना निवेश होना चाहिए? 90 करोड़. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? द सेकंड कंडीशन सेज भाई देख 100 करोड़ टोटल है ना, तो मिनिमम 60% तो इक्विटी शेयर्स में होना चाहिए. अगर टोटल 100 करोड़ है ना तो मिनिमम 60% तो ग्रुप कंपनी के इक्विटी शेयर्स में निवेश होना चाहिए, है ना. हम फाइन प्रिंट्स की बात कर रहे हैं. छोटा सा एक कंडीशन लिखा हुआ है. यही पर्टिकुलर कंडीशन में एक और छोटी सी क्लैरिफिकेशन है. आज थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन पे ऊपर ध्यान देते हैं. क्यों मैं बोल रहा हूं, यू विल अंडरस्टैंड. छोटा सा क्लैरिफिकेशन है. लेट्स चेक आउट दैट क्लैरिफिकेशन. हियर इट इज. Pardon me for now what is the clarification? Please focus guys, please focus. It really demands your attention, it needs your attention. Please focus. So including instruments compulsorily convertible into equity shares within the period of not exceeding 10 years. इसका सिर्फ यही मतलब है कि अगर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अपनी ग्रुप कंपनी के डिबेंचर्स खरीदती है या प्रेफरेंस शेयर खरीदती है जो 10 साल के अंदर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, हम उनको भी इक्विटी ही ट्रीट करेंगे ये कंडीशन के लिए. आई रिपीट, कंडीशन ये है कि टोटल असेट्स 100 करोड़ के हैं तो मिनिमम 60% तो ग्रुप कंपनी के इक्विटी शेयर्स में होना चाहिए. क्लैरिफिकेशन क्या है? अगर आपने अपने ग्रुप कंपनी के डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर या कोई भी ऐसे सिक्योरिटी में निवेश किया हुआ है जो 10 साल के अंदर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं, वी विल कंसिडर इट एज इक्विटी. ओके ओके. See what's written, including instruments compulsorily convertible into equity shares, है ना. तो यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लिख देता हूँ. फोकस. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो 10 years में, not 10 years, within 10 years, जो within 10 years कंपल्सरीली किसमें कन्वर्ट होने वाले हैं? हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को भी क्या मानेंगे? हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को भी इक्विटी ही मानेंगे. We will consider this as equity only. Hope you guys are understanding. Hope you guys are understanding मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना. I'm sorry, I'll slide it down. Yeah. बेसिक कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन है, समझ लो. बाद में मैं इलस्ट्रेशन भी बनाता हूँ नीचे आपके लिए. डोंट वरी अबाउट इट. डोंट वरी. सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो विद इन 10 years कंपल्सरीली इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे
उन्हें भी इक्विटी ही मानना है। ये देसी नोट्स है, ये हम हमारे लिए बना रहे हैं, जितना हो सके अच्छे से एक पेज में एक आंसर लिखना आराम से, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले उसको ऊपर ऊपर से भी देख लें तो हम लोगों को क्लिक हो जाए कि कैसा किस्सा है। ऑल राइट गाइस, यस नो? सो दीज आर द टू कंडीशंस। यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंडीशन जितनी स्ट्रांग रहे उतना अच्छा। टोटल एसेट जितने भी होंगे उसका 90% ग्रुप कंपनी के, उसका 90% कंपनी ग्रुप कंपनीज के ही सिक्योरिटीज में निवेश होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, टोटल एसेट जितने भी होंगे उसका मिनिमम 60% ग्रुप कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में निवेश होना चाहिए। कितना? 60%। फेयर इनफ? Do not worry, I will write down the illustration. We will make it very, very, very clear. Please do not worry. Let's focus on the third condition now. What is the third condition about? Check out. It does not trade in investments in shares, debts, loan in the group companies except through the block sale. यार पता है, देख ट्रेडिंग जो शब्द है ना, ट्रेड जो शब्द है ना, अगर मैं इसको एकदम लिटरली हिंदी में ट्रांसफर करूंगा ना, ट्रांसलेट करूंगा ना, इट्स उठा पटक करना, बाय सेल बाय सेल बाय सेल करना। दैट्स व्हाट द ट्रेडिंग इज। सुबह लिया शाम को बेचा, सुबह लिया कल बेचा, आज लिया परसों बेचा। These companies are not allowed, not permitted to trade in the securities of group companies. What I said, इन्वेस्टमेंट करना है। अक्सर इन्वेस्ट करना या निवेश करना ये एक लंबे अवधि की एक्टिविटी को कहा जाता है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं अक्सर हम लोग क्या बात करते हैं? लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। हाँ, अगर कभी कोई स्टेक सेल करना हो, कभी थोड़ी सी हिस्सेदारी बेचना हो तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार शेयर खरीदना, बार बार शेयर बेचना ये अलाउड नहीं होता। ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। ठीक है, निवेश करो, दैट्स अलाउड। लंबे अवधि के लिए जहां निवेश किया जा रहा है, और कभी कभी ओकेशनली, हाँ, जब स्ट्रैटेजिकली लग रहा होगा कि हिस्सेदारी कम करनी है किसी एंटिटी से, तो हिस्सेदारी कम कर सकते हैं, बट ट्रेड करना अलाउड नहीं है। इजी? सो लेट मी कीप इट वेरी सिंपल, आई विल नॉट ट्रबल यू मोर, आई विल कीप इट वेरी सिंपल। मुझे यहां आपको ट्रबल नहीं करना है। दो कंडीशंस हो गई है, लेट्स फोकस ऑन द थर्ड वन। सो द कंडीशन, नॉट परमिटेड to trade. What is the word that we are using? Trading. Trade करना सिक्योरिटीज ऑफ ग्रुप कंपनीज। तो ग्रुप कंपनीज की जो भी सिक्योरिटीज होगी वहां ट्रेड करना अलाउड नहीं है। ठीक है, ठीक है। अरे भाई, लंबे अवधि में निवेश करके रखा है, कभी तो हिस्सेदारी बेचनी होगी, कभी कभी हिस्सेदारी बेचनी होगी, तो स्टेक सेल वगैरह कर सकते हैं क्या? अरे हाँ यार, हाँ यार, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद, 6 साल बाद अगर आपको लगा कि स्ट्रेटेजिकली आपको कुछ शेयर्स ऑफलोड करने हैं, कुछ हिस्सेदारी बेचनी है, दैट्स परमिसिबल, नॉट अ प्रॉब्लम। बट उठापटक, ये जो ट्रेडिंग शब्द है, ये ट्रेड 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 नॉट अलाउड। इजी, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, बहुत ही लप्पा कॉन्सेप्ट है क्लास। बिल्कुल मजाक मत करो, एकदम हलवा है, पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए। नंबर कटते नहीं है क्लास। यहां नंबर कट गए ना तो बॉस फिर तो कटेगा अपना एग्जीक्यूटिव में, या नंबर नहीं कटना चाहिए। फर्दर दो बढ़िया कंडीशंस बताता हूं। नंबर 1, क्या पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट करना अलाउड है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड है? हाँ, डिमांड डिपॉजिट नहीं। अगर पब्लिक यहाँ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए कोई डिपॉजिट्स में निवेश करना चाहती है, कर सकती है। मतलब ये जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्या ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ। टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ। टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ। सर डिमांड डिपॉजिट आप बोले नहीं है अलाउड। अबे तो डिमांड डिपॉजिट मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। हाँ, डिमांड डिपॉजिट का मतलब कोई कभी भी निवेश कर लेगा, कभी भी निकाल लेगा। टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, यस। पब्लिक से टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड है? अरे जी हाँ, यही तो मेन बात है भाई। कोई भी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, हाँ। टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, हाँ। डिमांड डिपॉजिट फॉर द मिनिमम असेट साइज कितना होगा मेरे भाई? आई रिपीट,
मिनिमम असेट साइज इज 100 करोड़ और अबव। दो एकदम सिंपल कंडीशंस, एकदम इजी कंडीशंस। क्या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? कर सकती है कंपनीज? यस नो? मैं इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको याद हो जाएगा। हाँ, इन एनी लैंग्वेज। अभी आजकल वो यस 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 चलता रहता है, तो यस, हाँ, इन वॉट एवर लैंग्वेज यस इज द आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, आई रिपीट, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, हाँ। कौन सा डिपॉजिट होता है वो जो एक्सेप्ट करना अलाउड होता है मेरे भाइयों? टर्म डिपॉजिट होता है। सो टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड होता है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट अलाउड नहीं होता एनबीएफसी को। नो मीन्स नो है, आरबीआई का नो मतलब नो ही है वो। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, एक छोटी सी और बात बता दो बस। मिनिमम असेट साइज क्या होगा? अरे कम ऑन यार, मिनिमम असेट साइज क्या होगा? मात्र 100 करोड़ रुपए। आप ना ये अपनी डिक्शनरी में आप ये सब डाल दो अभी। हाँ, आपको बता रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं ना, वो माइक टेस्टिंग भी ऐसे माइक चेक 1 2 1 2 नहीं बोलते, वो माइक चेक 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसा ही बोलते हैं। तो आप आदत डाल दीजिए, अब आप सही जिस फील्ड में आप आ गए हो, अगर आपने कुछ कर लिया तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, और अगर कुछ नहीं हो रहा होगा, आई होप ऐसा ना हो, बट यस, मिनिमम असेट साइज जो है वो 100 करोड़ है, और पब्लिक से टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करना भी इन्हें अलाउड है। लेट्स चेक आउट यार, व्हाट इज द लास्ट कंडीशन व्हाट इज मेंशन्ड, जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं। आप भी सोच रहे होगे सर एक कंडीशन स्किप क्यों कर दिए। मैं स्किप इसलिए किया यार क्योंकि मैं रेलेवेंट चीज को पहले बताना चाह रहा था, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, लिमिट जिसका याद करना। एक और कंडीशन है, इट डज नॉट कैरी ऑन एनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए, इस एक्टिविटी के अलावा कोई दूसरा काम एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लोन एंड इन्वेस्टमेंट्स टू in the debt issuances of group companies or guarantees issued on behalf of group companies। तो इस पर्टिकुलर कंपनी को खुद ही की ग्रुप कंपनी के डेट इशुएंसेस, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना अलाउड है। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? ऐसा कोई भी कागज का टुकड़ा जो कर्जे का प्रतीक हो, यानी इंस्ट्रूमेंट दैट एक्नॉलेजेस अ डेट। कंपनी जब भी, ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी चाहे तो अपनी ही ग्रुप कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकती है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, भारत सरकार भी, मनी मार्केट आपने सुना होगा नाम, पहले तो सेकंड ग्रुप में बहुत डिटेल में होता था, लेकिन अभी नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में होता है एक चैप्टर, बट बहुत छोटा सा होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी आप, गवर्नमेंट की डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपको निवेश करना अलाउड है, क्योंकि 90% तो आपकी ग्रुप कंपनी में ही लगे होंगे। तो बचा हुआ कोई कैश आपके पास पड़ा है, तो वो कैश से आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ कैश पड़ी होगी तो आप उसको कहीं ना कहीं तो पार्क करके रखोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि स्टोर रूम में 100 के नोट रात को रखोगे, सुबह 10 का नोट पैदा हो जाएगा, तो इंटरेस्ट भी तो कमाना है, आप कहीं ना कहीं तो पार्क करोगे ना। दैट इज व्हाट इज मेंशन। लिख देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, सो दैट वी गाइस आर वेरी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। In the debt instruments of group companies, also in G-SECs। G-SEC जो वर्ड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए यूज किया जाता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, जो कि 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाते हैं। तो अगर ये कंपनी के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो उसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क किया जा सकता है। आई रिपीट, मनी मार्केट जो होता है वो एक ऐसा मार्केट है जहां अप टू 1 ईयर तक के लिए बोरिंग लेंडिंग होती है, शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग बोरिंग होती है, और वहां पे आरबीआई सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ग्रुप कंपनी की डेट इशुएंसेस हो गई,
तो मैं यहाँ पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लिख देता हूँ, कॉमन पार्लेंस में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शब्द। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर निवेश किया जा सकता है, सो यस दिस इज अलाउड। और साथ ही साथ मैं यहां पर एक डिमीनर भी डाल देता हूं ताकि आप लोगों को टेंशन ना आए। और कोई धंधे अलाउड नहीं है। हाँ बोलो सर क्या लिख रहे हो भाई, ऐसा ही है। मैं 8 साल से 9 साल से पढ़ा रहा हूँ एंड आई नो द शिट रियली रियली वेल। ओके, so all I have done in my 8-9 years, I was offered to teach in CA, ye wo, so many other opportunities had knocked in. I was only focusing on CS executive. It has been what 8-9 years now. Please understand, I know the stuff really really well. मुझे पता है exactly तुम क्या सोच रहे होते हो, ठीक है। मेरे 18-20 बच्चे तो पढ़ा रहे हैं यार मार्केट में। So प्लीज अंडरस्टैंड, जो मैंने यहाँ लिखा है वो मैंने इसलिए इजी करके रखा हुआ है ताकि आप लोग को थोड़ा टेंशन कम आए और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम लोग देसी नोट्स बनाएं। और देयर विल बी अ पॉइंट इन टाइम जो आपके पास समय नहीं होगा, तो ये वाले जो नोट्स भी मेरे पास बने होते हैं इसकी भी मैं स्क्रीनशॉट बच्चों को भेज देता हूँ, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है यार। वी आर हियर टू सिंप्लीफाई थिंग्स, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो हमारा फोकस जो है वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए होना चाहिए, ना कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। आ जाओ। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। आई एम विलिंग कि ये एक पेज पे आ जाए, सबसे बढ़िया बात हो जाएगी। एटलीस्ट ये कंडीशंस जो हैं वो एक पेज पे आ जाए। तो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर कर निवेश कर रही होती है। ओके, सो द कंडीशंस, लेट मी जस्ट, फिर हम लोग इलस्ट्रेशन भी बनाते हैं, प्लीज डू नॉट वरी। या तो मैं इसको स्पेस दे ही देता हूँ क्योंकि एज इट इज पूरी कंडीशंस तो वैसे भी एक बार आ रही नहीं, तो यहाँ तक आपको दिख जाएगा तो भी काम हो जाएगा, है ना। सो ये सारी कंडीशंस के साथ जो निवेश कर ले ऐसी कंपनीज को हम लोग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक एनबीएफसी बोल सकते हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी एनबीएफसी है जो कि अपने ग्रुप कंपनी के सिक्योरिटीज में निवेश करती है ये कंडीशंस फॉलो करके। कंडीशन नंबर 1, टोटल असेट में से मिनिमम 90% अपनी ग्रुप कंपनी की सिक्योरिटीज में निवेश करना कंपलसरी है। टोटल असेट्स का मिनिमम 60% अपने ग्रुप कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में निवेश करना कंपलसरी है। थर्ड, क्या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? यस। मिनिमम असेट साइज क्या होगा? 100 करोड़। ऑलराइट। थर्ड, क्या अपने ग्रुप कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग अलाउड है? नो। क्या दूसरे कोई धंधे करना अलाउड है? नो। क्या ग्रुप कंपनी के ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकती है? यस। गवर्नमेंट कंपनी के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना अलाउड है? मनी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना अलाउड है? यस। कभी कभी बेचारे कोई क्यूट बच्चे बोलते हैं सर एक इलस्ट्रेशन बना दो सर, तो मैं एक इलस्ट्रेशन बना देता हूँ, आ जाओ। हाइपोथेटिकल, दिस इज नॉट अ रियल केस, ये एक हाइपोथेटिकल है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जा रहा है। प्लीज फोकस। So illustration. Suppose there's an entity. Let me take the name of Tata Sons only. You should know that Tata Sons Private Limited is what now, है ना? So Tata Sons पहले ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी, हाल ही में इसे कन्वर्ट किया गया into a private limited company after the fight with Shampurji Palonji Group और Cyrus Mistry per se. Okay, so सपोज अब टाटा सन्स जो हैं, सपोज इनका जो टोटल असेट्स है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो इन लोगों ने किए हुए हैं वो 100 करोड़ किए हुए हैं, फर्ज करो, यू नो, मतलब दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो ये टोटल 100 करोड़ का मतलब ये जो 100 करोड़ है इसका मिनिमम 90%, दैट इज मिनिमम 90 CR कहां निवेश होना चाहिए? शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ व्हाट? ऑफ ग्रुप कंपनीज। मिनिमम 90% मतलब मिनिमम 90 करोड़ शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज ग्रुप कंपनी के शेयर्स में निवेश होना चाहिए, राइट? सो ग्रुप कंपनी के शेयर्स में, ग्रुप कंपनी के डिबेंचर्स में, ग्रुप कंपनी की सिक्योरिटीज में मिनिमम 90 करोड़ निवेश होना चाहिए। इसके साथ ही साथ
आपको एक क्यूमुलेटिव कंडीशन और फॉलो कौन सी करनी है, ये टोटल 100 करोड़ का मिनिमम 60% कहाँ निवेश होना चाहिए, मतलब मिनिमम 60 करोड़ कहाँ निवेश होना चाहिए, ग्रुप कंपनी के सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में। जो नॉर्मल शेयर्स हैं कॉमन पार्लेंस में, उनको जो हम शेयर करते रहते हैं, वो इक्विटी शेयर्स ही होता है। सो दीज क्यूमुलेटिव कंडीशंस हैव टू बी फॉलोड, मतलब ये दोनों ही कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत स्ट्रेट जैकेट प्रपोजिशन वाला कानून है। 90 करोड़ मिनिमम ग्रुप कंपनी की, टोटल मिला के 90 करोड़ ग्रुप कंपनी की सिक्योरिटीज में होना चाहिए और 60 करोड़ जो है ग्रुप कंपनी के इक्विटी शेयर्स में होना चाहिए। सिंपल एज दैट। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। ठीक है, तो किसी बच्चे के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो जो क्वेश्चन आ रहा होगा ये आ रहा होगा, सर सुनो ना एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो। अबे हाँ वही बोलना चाहते हो जो तुम समझ चुके हो। अपने आप को बार बार टेस्ट मत करो। 100 करोड़ रुपए ना, उसमें से 90 करोड़ रुपए कहाँ निवेश होना चाहिए, अपनी ही ग्रुप कंपनी के शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सब 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 सिक्योरिटीज मिला के मिनिमम 90% ग्रुप कंपनी के अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज में निवेश होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 60% इक्विटी शेयर्स में निवेश होना चाहिए। हल्का हल्का शुरू हो रहा है। दैट्स इट गाइस। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की यही कंडीशंस आपके कोर्स में है। आपको यही कंडीशंस याद करनी है। 6 कंडीशंस हैं, जब जल्दी से बता रहा हूँ, रब से देखो, रब से याद करो, रब से खत्म करो। सो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की अगर हम बात करें, नंबर 1, ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने ही ग्रुप कंपनीज के अलग अलग शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, अलग अलग सिक्योरिटीज में निवेश करती है विद द फॉलोइंग कंडीशन, आफ्टर कंप्लाइंग विद फॉलोइंग कंडीशन। व्हाट आर द क्युमुलेटिव 6 कंडीशंस? नंबर 1, ग्रुप कंपनी में मिनिमम 90% ग्रुप कंपनी के ही अलग अलग सिक्योरिटीज होल्ड करना पड़ेगा। टोटल एसेट जितने भी होंगे उसका 90% ग्रुप कंपनी के सिक्योरिटीज में लगा हुआ है। टोटल एसेट जितने भी है उसका 60% ग्रुप कंपनी के इक्विटी शेयर में लगा हुआ है। थर्ड कंडीशन, क्या ग्रुप कंपनी के शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर में, सिक्योरिटीज में ट्रेड करना अलाउड है? नहीं। निवेश करना अलाउड है। लंबे अवधि में कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, कोई निवेश बेचना है, डाइवेस्ट करना है, स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करनी है, वो भी अलाउड है। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? जी हाँ। मिनिमम एसेट साइज कितना होगा? 100 करोड़। सर इसके अलावा दूसरा धंधा करना अलाउड है? नहीं। सर ग्रुप कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना अलाउड है? हाँ। सर जो थोड़ा बहुत पैसा बचता होगा, जो कैश वगैरह संभालनी पड़ती होगी, उसका क्या करें? उसको कहीं पार्क कर सकते हैं? हाँ, उसको आप पार्क कर सकते हो। उसको आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हो। उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप पार्क कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो थैंक यू। यहाँ हम रुक जाते हैं एंड वी विल किक स्टार्ट विथ वन मोर विच इज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। तो यहाँ हम लोग रुक रहे हैं क्लास। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। सो थैंक यू।